नमस्कार दोस्तों। बाइडन की तरफ से एक न्यूज़ आ गई। न्यूज़ भी बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं कि बाइडन ने बोल दिया कि 20 जनवरी से पहले पहले ईरान के ऊपर अटैक करना हमारी मजबूरी बन गई है। मजबूरी है कि ट्रंप आ रहे हैं या ईरान वाकई में एक खतरे की घंटी है। इसके ऊपर बात करनी जरूरी है। रीजन बीइंग पूरे एरिया को डिस्टर्ब करने के लिए ये चाल चलती जा रही है। और जो डीप स्टेट है या बोले अमेरिकन जो हेजिमोनी है उसको आगे लेके आने के लिए ये दो तीन चीजें करते हैं हमेशा ही। आपने याद होगा इन्होंने इराक को बर्बाद कर दिया ये बोलकर कि मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है इराक के अंदर। निकला वहां पे चूही भी नहीं। वियतनाम में इन्होंने अटैक किया ये बोलकर कि वियतनाम में हमारी शिप के ऊपर अटैक किया था तो हमें अटैक करना पड़ा। हुआ कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही इनके ऑपरेशंस के सिस्टम होते हैं जो हम देखते हैं। अभी ईरान के साथ भी इन्होंने यही कुछ करना शुरू कर दिया है। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर आगे जाकर होगा क्या और ईरान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री वेस्ट के लिए क्यों बनता जा रहा है और इसके ऊपर अटैक क्यों करना है। क्या तेल का रीजन है, क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी लोकेशन की, या कोई प्रॉब्लम है जमांद्रो अमेरिकन की इस मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। आज बात करेंगे मंजरी जी के साथ डिटेल में इसके ऊपर। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, देखिए। हाँ, व्हाई इज ईरान सो इम्पोर्टेंट? ईरान में रिसोर्सेज बहुत है पेट्रोल के। और ईरान के पास तीन प्रॉक्सीज हैं, होती, हमास और हिजबुल्ला। और इससे ईरान जहां है वहां से रेड सी कंट्रोल करता है, मेडिटेरेनियन में एंट्री कंट्रोल करता है, एंड ये पूरा एरिया जो है ईरान के कंट्रोल में है। लेबनान में हिजबुल्ला बैठा है। पूरे हिजबुल्ला को लेबनान के थ्रू वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, सप्लाई वगैरह के थ्रू। लेबनान एक अकेला कंट्री है जहां जाके इसराइल की फोर्सेस रुक जाती हैं, पहले भी रुकी और इस बार भी। उन्होंने जब पेजर अटैक किया है तो टॉप के जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे उनको मारने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है वो अभी भी प्रेजेंट है, उसको सिर्फ एक लीडरशिप की जरूरत है। अभी होतीज पूरे अपने मिसाइल सिस्टम, ड्रोन सिस्टम के साथ अमेरिकन शिप्स पे हमला कर रहे हैं। रेड सी में अमेरिकन शिप शांति से नहीं रह पा रहे, या फिर उसके क्लोज जो अरेबियन सी है उसमें नहीं रह पा रहे, बिकॉज होतीज आर गिविंग देम टफ चैलेंज। और इनको अपने मदरशिप्स भी जिस जो इनके वो वाले हैं जिसपे फाइटर प्लेन्स भी होते हैं इनके, वो वाले शिप्स भी विड्रॉ करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ हुती अटैक्स। हमास ने अच्छा चैलेंज दिया था, ठीक है, हमास इज ऑन अ लो ग्राउंड एट द मोमेंट, बट ईरान वाज रूलिंग दिस होल एरिया थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। इसलिए आपका वर्चस्व की जब लड़ाई है मेडिटेरेनियन में तो हम ईरान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान को इसी के कारण इन्होंने बहुत सालों से बैन करके रखा हुआ था। ये मोदी गवर्नमेंट है जिसने चावल के बदले तेल लेकर के ईरान की जनता को जीवित रखा है। देखिए, आप अगर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से कुछ लड़ना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं, ठीक है, इसके लिए वहां के लोगों को भूखा नहीं मारा जा सकता। तो ईरान पे जो इन्होंने बैन लगा रखा था, ईरान से अगर कोई ऑयल टैंकर कहीं के लिए निकलता था तब इकोलॉजी जो है तेल लेने जाती थी, यूएस उस ऑयल टैंकर को बॉम्ब कर देता था। और ऐसे कई ऑयल टैंकर्स निकले हैं जिसके कारण ईरान का एक्सपोर्ट नामुमकिन हो गया था। फिर भारत जब तेल के अच्छा डॉलर का डीलिंग उनकी एस्क्रो अकाउंट फ्रीज कर दिया था, तो बार्टर सिस्टम, ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम इसीलिए आया कि भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ईरान से तेल चाहिए था और ईरान को अपने लोगों को खिलाने के लिए चावल चाहिए था। तो राइस अगेंस्ट ऑयल की डील इसी कारण हुई, और इसी कारण जो है ईरान को एक ब्रीदिंग स्पेस मिली। अब आते हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसको बाइडेन बॉम्ब करना चाहते हैं। भाई साहब, एक चीज जानिए, ईरान के हर न्यूक्लियर टॉप के साइंटिस्ट को आप मार देते हैं। इसराइल उसको दो तीन को मार चुका है।
ईरान के पास एज इट इज कोई टेक्नोलॉजी आपने वो नहीं दी है। पाकिस्तान को जो दी है टेक्नोलॉजी वो हाफ हार्टेड है। 20-30 किलोमीटर तक की रेंज वाले न्यूक्लियर मिसाइल नॉन न्यूक्लियर मिसाइल ही मानिए आप। और वैसे भी एक उन्होंने मिसाइल उड़ाया था, उनके अपने देश में ही गिर गया था। अब ऐसे देश से आप आशा करें कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प कर देगा, तो सुभान अल्लाह, आपकी बुद्धि पे सिर्फ मुझे तरस आता है। बट ये एक अच्छा उनका एक शगुफा है जिसे कहना चाहिए, कि आपने कह दिया तुम्हारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है, दिखा दो भाई। ना न्यूक्लियर साइंटिस्ट बचे, ना कुछ रिएक्टर, और थोड़ा बहुत तो अरेंज हर कंट्री करके रखती है। दे आर ट्राइंग टू डेवलप, ओके, बट दे हैव नॉट येट डेवलप्ड। उनके पास एक ही जो वेपन है वो है उनके ड्रोन्स, जिसके कारण इन लोगों को अच्छे से वो चैलेंज कर पाते। तो अभी उसमें ईरान ने रिजवान कामिकाजे डिस्प्ले किए हैं जो काफी खतरनाक हैं, जिसके यूएस को और जिसका इसराइल को डर है। तो ईरान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया, आई एम गोइंग विद डॉलर, आई एम गोइंग विद ट्रम्प। यूएई वगैरह सब बहुत छोटे छोटे देश हैं। तो इस देश में अगर अमेरिका को इस पूरे रीजन में कोई टक्कर दे रहा है तो वो ईरान है। अफगानिस्तान की औकात नहीं, पाकिस्तान तो इनका टट्टू है। तो आ, इसके कारण जो है यहाँ पर केवल सीरिया इन्होंने ऑफ लेटली कॉन्कर कर लिया है। लगभग लगभग वो टर्की को यूज करके सीरिया कॉन्कर किया, और अब टर्की को धमका रहे कि भाई सुधर जा, अगर तू उधर ब्रिक्स में निकला तो मैं तुझे बॉम्ब कर दूंगा। तो एर्दोगान अब ये सोच रहे मैं करूं क्या करूं। ईरान अकेला देश बचता है जो अमेरिका को टक्कर दे रहा। इसलिए ईरान को जैसे ही कॉन्कर कर देंगे, जो ये पेट्रोल वर्ल्ड है, या आप कहिए मुस्लिम वर्ल्ड है, या आप कहिए सेंट्रल एशिया है, हम कहें वेस्ट एशिया है, ये पूरा यूएस की गोद में चला जाएगा। अब उनका जब यहाँ पर पावर आ जाएगा तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? भारत को अगर यूरोप को एक्सेस करना है तो हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हम कैसे जाएंगे? रेड सी से स्वेज कैनाल जाएंगे, दोनों तरफ अमेरिकन शिप्स हैं। गल्फ ऑफ एडन से जाएंगे तो ईरान आपके पास है। ग्वादर चीन के कब्जे में है, और चाबहार ईरान में हमारा होते हुए भी चूंकि ईरान पे आपकी यहाँ रूलिंग है तो हमको मिलेगा नहीं। तो अगर हमें रशिया से ऑयल मंगाना है, या यूरोप से कुछ मंगाना या भेजना है, या अमेरिका को कुछ एक्सपोर्ट करना है, अगर हमें वेस्टवर्ड जाना है तो हमें ईरान की जरूरत है। और ईरान के ऊपर चूंकि बाकी सब ऑलरेडी यूएस के पास है। अब जिस तरीके से इसराइल है, इसराइल ग्रेटर इसराइल का मैप आ चुका है। तो सीरिया के वो पोर्ट जो मेडिटेरेनियन में घुसते खुलते थे, वो आ, इसराइल में आ जाएंगे। लेबनान का जो एक था वो भी, और हाइफा तो इनका जो है वो। तो आपको इसराइल को यूज करना पड़ेगा टू एंटर मेडिटेरेनियन। ओके, सो हम सब लोग जानते हैं यूएस इज इसराइल एंड इसराइल इज यूएस, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। तो Yes. मेडिटेरेनियन सी में एंटर करने के लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। एंड दिस इज हाउ दे विल कंट्रोल इंडियन गुड्स टू यूरोप और एनीवेयर। अगर रशिया के केस में भी यही है। एक कंट्री है तजिकिस्तान, अभी तक बहुत वीक थी, एक जमाने में रशिया का पार्ट थी, यूएसएसआर का पार्ट थी। अब तजीक लोग जो है रशिया में अटैक्स कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं आईसिस के इन्फ्लुएंस में। तो अगर आप चाहें कि सीधे रशियन ऑयल लैंड रूट से भारत आ जाए तो वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में जो कॉरिडोर था सीपेक का, अब तजीक भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से इस एरिया में उनका प्लान क्या है? रशिया और इंडिया के बीच में कम्युनिकेशन और गुड्स का आदान प्रदान ना हो पाए, ये रोक ले गए तो भारत में तेल का संकट आ जाएगा। बिकॉज जितना भी ऑयल का वो है वो इन्हीं के पास है। द प्रॉब्लम इज कि अगर हम साउथ अमेरिका से
जैसे वेनेजुएला वगैरह से तेल लेना चाहें, तो ये अब पनामा कनाल भी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पैसिफिक ओशन के थ्रू नहीं आ सकेगा। अर्जेंटीना के नीचे से अगर आप तेल लेके आना चाहें तो वहां एक बहुत डेंजरस तूफान वाला एरिया है, जिसमें शिप्स गुड लेके जाना कोई समझदारी की बात नहीं है। ऑफ लेटली जो ट्रम्प के आने वाले सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि जो टैरिफ है उसको 1.5 गुना कर दो। अब इस बात को समझिए, हमको अगर तेल मंगाना है या कोई अमाउंट भेजना है, अगर टैरिफ 1.5 गुना हो जाएगा तो विश्व की सारी कमोडिटीज महंगी हो जाएंगी। महंगी हो जाएगी। और महंगी होने के साथ अमेरिकन इकोनॉमी तो ओवर द टाइम ठीक हो जाएगी, पर पूरे विश्व में हर चीज का संकट आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो वर्ल्ड बनाया है वो इंटरडिपेंडेंट बनाया है। नॉट अ सिंगल कंट्री, एक भी ऐसा देश नहीं है जो सेल्फ सस्टेन्ड हो, जो अपना काम खुद निकाल सके। अच्छा, अगर आप ये सोचिए, कोई बुराई की बात नहीं है कि हम जो साइकिल पे, टांगा पे, रिक्शा पे डेली का काम कर लेंगे, तो भी जो आर्मी को ऑयल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो एक वो है व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर, हम्म। ये एक अकेला ऑप्शन बचेगा टू हैव। उसमें भी साउथ चाइना सी वाला, जिसको हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, वहां पे यूएस वो के ब्लॉक है। फ्लीट्स वो ब्लॉक है। तो इसके कारण अभी आप 26 जनवरी को देख रहे हैं कि इंडोनेशिया को हमने गेस्ट कंट्री के थ्रू बताया है। क्यों बुलाया है? इंडोनेशिया इज अ आइलैंड कंट्री, तो दो आइलैंड्स के बीच में जो जगह है वहां से हमारा शिप्स पास हो सकते हैं। सो दैट इज द ओनली वे। जो वहां पर चाइनीज का थोड़ा फ्लीट अच्छी है, रशिया भी अपना प्रेशर लगा सकता है, इंडिया मलक्का स्ट्रेट में बैठा हुआ है। ऑल्टरनेटिव रूट्स हम इसलिए कर रहे हैं कि इफ यूएस वांट्स एनी मिस्चिफ इन दिस एरिया, देन वी दे कैन डू इट। हैव एन। यस। और बाकी वर्ल्ड में, साउथ अमेरिका में अमेरिकन दबदबा है, अफ्रीका में अमेरिकन दबदबा है। जो थोड़ा सा रशिया ने कोशिश की थी आर्कटिक सर्कल को यूज करने की, तो अब अमेरिका ग्रीनलैंड इसीलिए अप्रोच कर रहा है। दो कारण है, एक ट्रेड रूट, दूसरा आर्कटिक ऑयल। तो अगर वो नेचुरल ग्रीनलैंड, रिसोर्सेस। हाँ, ग्रीनलैंड और कनाडा अगर अमेरिका ले लेता है तो आर्कटिक का आधा सर्कल उनके पास आ जाएगा। सो हाफ द ट्रेड रूट, हाफ द ऑयल, दे विल बी एट पार विद रशिया। सो अगर आप ना चाहें, अमेरिका को अपना दोस्त बनाना भी चाहें और सब तरह से सपोर्ट भी करना चाहें, आप कॉन्फ्लिक्ट में आ ही जाते हैं, क्योंकि आप उनके दोस्त माने या दुश्मन, वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। ट्रू। ट्रू। पर मंजरी जी, तो आप। मुझे बताइए, हम्म। जैसे अभी ईरान ईरान का हमने मुद्दा पकड़ा था कि भाई आपने हम्म। पूरा बता दिया कि पैसिफिक उन्होंने कंट्रोल कर लिया, मेडिटेरेनियन रेड सी उन्होंने कर लिया, साउथ चाइना में ऑलरेडी वो कर रहे हैं, और एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। लेकिन हॉटस्पॉट जो बनने वाला है, जैसे लास्ट टाइम आपने बोला था, ईरान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हॉटस्पॉट, कि जहां पर ये गन डालेंगे, बाइडन ने ऑलरेडी बोल दिया। ईरान ने भी पंगा ले लिया, जब ईरान को मालूम है कि हमेशा बोलते हैं कि सामने वाले के पास मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका के पास भी हैं, लेकिन उसे फरार वो कहता है मेरे पास है, किसी और के पास नहीं होने चाहिए। नहीं होने और चाहिए। ईरान ने भी एक वीडियो जारी कर दिया कि यस, मेरे पास न्यूक्लियर फैसिलिटी भी मैं क्रिएट कर रहा हूं और मेरे पास मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हैं। छोटी सी वीडियो उन्होंने निकाली जहां पे दिखाया उन्होंने कि कैसे उनके जनरल्स अंदर जा रहे हैं, कैसे उनके मिसाइल सिस्टम्स हैं, पूरा मिसाइल से देखिए आप साइड पे, सारा बड़ी बड़ी लंबी मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने शोकेस करी हैं ईरान ने। और ये किसी बंकर्स में वीडियो बनाया हुआ है कि इनके पास कितनी बड़ी मिसाइल्स हैं जो ये ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। हो सकता है ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हों, हु नोस। जब आप ऐसी वीडियोस निकालते हैं, क्या अमेरिका ने निकाली वीडियो, ईरान ने निकाली, या ये दिखाने के लिए कि ईरान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थ्रेट? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? देखिए,
आप जब एक इस तरह की वीडियो निकालते हैं तो वो एक डिटरेंस होता है दूसरी कंट्री के लिए। अमेरिका ने सामने से लड़के आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती है, जितना भी उन्होंने जीता है वो छल बल से जीता है, ठीक है, डिप्लोमेटिक उस पे। तो यहाँ पर ये आ जाता है जब इस तरीके की वीडियो ईरान की आती है, तो इस समय आप ओरशैनिक मिसाइल को याद कर लीजिए। ओरशैनिक 10 मार्क पे चलने वाली एक बहुत बड़ी मिसाइल है, आप उस पे न्यूक्लियर वॉरहेड मत लगाइए, तो भी वो अमेरिका को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है। मिसाइल जाती है, अच्छा जितने भी हैं मदरशिप्स इनके, में फ्लीट ऑफ शिप में वो मदरशिप होती है, वो सब इनके गल्फ ऑफ एडन में खड़े हैं, अरेबियन सी में है, रेड सी में है। वन मिसाइल कैन टेक इट डाउन। हम्म। फिर क्या करोगे? इसलिए वो एक पावर प्ले दिखा रहे हैं कि ईरान इज नॉट अ च्यूएबल थिंग, च्युइंगम नहीं है कि आपने मुंह में डाला और च्यू करके फेंक दिया, उसको थूक दिया, ऐसा नहीं है। इट इज अ थ्रेट एंड यू बेटर टेक इट एज अ थ्रेट। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आप अमेरिकन नेवी की भी लोगों की एक्सरसाइज करते हुए वहां पर भी एलजीबीटी और वो सब काफी वोकिज्म आ गया है, वो भी आपने देखा होगा। तो ऐसे में एक ये कामिकाजी ड्रोन है, इनका मिसाइल फैसिलिटी है, और ये डीप बंकर में है। तो ये बता हम्म। रहे हैं कि आपके बंकर पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स वहां तक नहीं पहुंच सकते, और ये जो हमारे पास है ये आपके लिए थ्रेट हो सकती है। सो लेट्स कम ऑन टू अ टॉकिंग टेबल एंड डील। क्योंकि ईरान के वहां से जाते ही पूरा ऑयल वर्ल्ड अमेरिका के पॉकेट में है। उसके बाद अमेरिकन विल रूल द दिस थिंग। केवल अच्छा, रशिया से ऑलरेडी लड़ रहे हैं, जो आर्कटिक और अपने, हाँ, रशिया के पास भी बहुत सारे ऑयल रिसोर्सेस हैं, तो आर्कटिक सर्कल में और रशिया की अपनी लैंड पे जो ऑयल रिसोर्सेस है वो बस बचते हैं, तो वो भारत नहीं आने देंगे और रशिया को कहीं भेजने नहीं देंगे। So that's the whole war about. It's still about oil. It is still about the routes की जो ट्रेड रूट्स हैं। ट्रेड रूट से कंट्रोल है बेसिकली अमेरिका, यानी कि आपका बिल्कुल एक निष्कर्ष लगाते हैं इसका। ईरान इंपॉर्टेंट क्यों है? ईरान इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल एशिया तक जो एंट्री पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रूट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ब्लॉक किया जाए। उधर से पूरे इस एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाए। ईरान को पकड़ लिया, उधर से इसराइल को भी इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। इसराइल के जो नेतन्याहू हैं उन्होंने भी बोल दिया कुछ बड़ा होने वाला है। भाई जिसको देखिए वो कुछ बड़ा होने की ही बात बोलता है। बाइडन ने भी जो है सारी उल्टी सीधी स्टेटमेंट, वैसे तो उन्होंने 4 साल कोई सीधी स्टेटमेंट दी नहीं है, लेकिन अभी उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो और उल्टी सीधी आनी शुरू हो गई हैं कि 20 जनवरी से पहले पहले ये अटैक करना जरूरी है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए मुसीबतें भी क्रिएट कर रहे हैं या आसानी कर रहे हैं? ट्रम्प को कांटों का ताज मिलने वाला है, ये तो एक निश्चित है। लेकिन उनके पास ये जो मस्क साहब हैं, ये उसी डीप स्टेट का पार्ट है जिसका एक धड़ा बाइडेन के पीछे खड़ा है। मस्क के पास जितने सैटेलाइट्स हैं वो विश्व की जासूसी करते हैं, तो वो हम्म। डेटा कौन यूज करता है? पेंटागन एंड सीआईए। सो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प आ जाएंगे तो सब कुछ वाइट हो जाएगा, इट विल रिमेन इन अ शेड ऑफ ग्रे। तो अगर ट्रम्प कुछ भी करना चाहते, ट्रम्प को क्या उनका उद्देश्य है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके हम्म। लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ हम्म। से आएगा? ट्रेड रूट पे टैरिफाई कर दो, पेट्रोल का ट्रेड अपने पास रख लो, विश्व में जो लड़ाइयां हो रही हैं उसे बंद मत करो, उसमें हथियार प्रोवाइड करते रहो। तो उसको झक मार करके वो काम करना पड़ेगा, मजबूरी में वो काम करना पड़ेगा, जो जिसका विरोध वो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में करते आए हैं। एक दिन में कोई भी, आप ये सोचिए कि लड़ाई रोल बैक नहीं होगी। स्वीडन में तैयारी हो रही है, सॉरी मैं स्वीडन या स्विट्जरलैंड, सॉरी मैं भूल रही हूँ इस समय, पुतिन और ट्रम्प के मीट की कि यूक्रेन का एक, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, यस। तो वहां पर जो है इन ये दोनों मिलेंगे और उसके बाद फिर कुछ बात होगी। लेकिन यूक्रेन में आप सोचिए ब्लैक रॉक का इतना इन्वेस्टमेंट है,
वो क्या पूरा यूक्रेन रशिया को दे नहीं छोड़ सकता, देगा। वो छोड़ेगा नहीं। और इन ये यूक्रेन पे कॉम्प्रोमाइज रशिया नहीं करेगा, क्योंकि एक बार कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब क्या है, उसने ईस्ट जर्मनी छोड़ा था 1990 में, जब रशिया ब्रेक हो रहा था, यूएसएसआर टूट रहा था, तो उन्होंने ईस्ट जर्मनी दे दिया। अब बात यूक्रेन पे आ गई, यूक्रेन का कुछ हिस्सा दे दीजिए तो आगे और बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है ये रुकेंगे, तो इनको कुछ दे हम्म। देना सॉल्यूशन नहीं होता है, और नहीं देने पे वैसे ही सॉल्यूशन नहीं होता है। तो चीज यस। ये है, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट विल कंटिन्यू। हम्म। और ईरान ने भी बोल दिया, मैंने अभी भी देखा ये वाला, ईरान के भी सोशल मीडिया के अंदर आ गया कि इन द कमिंग फ्यू आवर्स, डेज नहीं बोला है, देर इज समथिंग अनयूजुअल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज गोइंग टू हैपन। बाइडेन बोल रहा है 20 जनवरी से पहले अटैक करना है, यानी कि जो हम 5 नवंबर से बार बार बोल रहे हैं ये नहीं हटेंगे, कुछ ना कुछ कर कर ये कोई ना कोई वॉर शुरू करेंगे। और हमने तब भी बोला था कि इट कैन बी ईरान या इराक, ईरान के ऊपर पूरी सुई अटकी हुई है, बाइडेन की भी नेतन्याहू की भी, क्योंकि नेतन्याहू ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर ईरान दिस टाइम। आपको लगता है कि बीस कॉन्फ्लिक्ट कभी तारीख भी तक कुछ बन नहीं सकता है? करेंगे, नहीं 20 तारीख तक कुछ नहीं। धीरे धीरे करके देखिए, आप करके 13 तारीख आज ले आए हैं, एक हफ्ता आपको किस कोशिश करके वो करना है। नेतन्याहू को भी मालूम है उनकी तलवार जा करके थमती लेबनान में है, लेबनान में ही ये पर्याप्त आ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी हो चुकी हैं। आ, हम्म। ये हिजबुल्लाह पे अटैक कर चुके हैं, ये सब लेबनान भी इनके ऊपर अटैक करने का बहाना सोचेगा, और हिजबुल्लाह के ग्राउंड वर्कर्स वहां पर हैं, काफी फ्यूल एंड फॉडर वहां पर है। तो नेतन्याहू भी आउटराइटली बरसक जा करके एकदम से ईरान के ऊपर अटैक नहीं करे। ठीक है, धमकी देना हमारा धर्म है, और धमकी हम देते रहेंगे। कोई वीडियो रिलीज कर देता है, कोई स्टेटमेंट दे देता है, लेकिन अभी इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। एवरीबडी विल लाइक टू रोल बैक अ लिटिल। उसका कारण है कि हम मैं फिर से कहूंगी, ओरशैनिक एक ऐसी मिसाइल है जो विश्व में शांति स्थापना की में बहुत बड़ा रोल करेगी, क्योंकि रशिया के जो जनरल है उन्होंने कह दिया था 10 माह की स्पीड है मेरी मिसाइल की, और 1 माह की स्पीड है आपके जेट्स की, तो हम आपको एयर में ही डील कर लेंगे। तो आप ना धरती पे सेफ है, ना आकाश में सेफ है, और ना पाताल में सेफ है। आप जहां जाएंगे हम वहां पहुंचने की ताकत रखते हैं। इसके कारण इन लोगों को कुछ डील पे आना पड़ेगा, पर वो डील बनते बनते और वो डील इम्प्लीमेंट होते होते इस 1-2 साल लग जाएंगे। कई कई साल लग जाएंगे, और इतनी आसानी से ये होने नहीं देंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ट्रम्प को ये कांटों का ताज मिलने वाला है, जो ये अपनी मूवीज में दिखाते हैं कि जीसस क्राइस्ट को डलवाया था, वही वाला निकाल कर इन्होंने ट्रम्प के सर के ऊपर चिपका देना है कि खुजली करते रहो। चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं कि आगे आगे डेवलपिंग स्टोरी क्या बनेगी। लगता ऐसा ही है कि इन्होंने सारे रेड फ्लैग्स करने शुरू कर दिए। एक तरफ बोल दिया मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ईरान के पास आ गए हैं, दूसरा बोल दिया कि जी हाउतीज ने हमारी शिप्स के ऊपर अटैक किया है। वही काम जैसे इन्होंने वियतनाम के ऊपर भी यही लांछन लगाया था, और उसके बाद वियतनाम को बर्बाद कर दिया था। या कह दीजिए वियतनाम में इनको नानी याद दिला दी थी अमेरिकन को, बिना हथियार होते हुए भी। और अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी सबसे बड़ा खतरा है ईरान से, और ईरान के ऊपर अटैक करना बड़ा ही अति आवश्यक हो गया है। मुझे लगता है कि बाइडन ने हिंदी सीख ली है कि भाई अति आवश्यक ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि 20 जनवरी के बाद कुछ और भयंकर ना हो जाए। दुनिया को बचाने के लिए अभी अभी अगर ना किया गया तो एक हफ्ते में ईरान कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ना क्रिएट कर ले। क्योंकि 4 साल कुर्सी पे बैठा रहा, ईरान ने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, लेकिन अभी ये 4-5 दिन में ही ये जो बॉम्ब है वो तैयार भी हो जाएगा और अमेरिका के ऊपर गिर भी जाएगा। इसलिए अटैक होना जरूरी है। देखते हैं क्या होता है। अमेरिका है तो कुछ भी मुमकिन है। वैसे बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं अगर जाते जाते आप जिसकी इतनी बड़ी फैन है वो ऐसी हैं, उसके बारे में बात ना की जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मोदी है तो मुमकिन है बोलते हैं हम लोग, लेकिन अमेरिका में भी हर चीज़ जो मुमकिन नहीं होती है वो भी मुमकिन करवाने के लिए वो पूरा नैरेटिव सेट कर लेते हैं। नैरेटिव पूरा सेट है ईरान को
बर्बाद करना है। देखते हैं ईरान इसका जवाब क्या देगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत जियो पॉलिटिक्स में जैसे आप समझाती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहा हूँ और वो वैसा का वैसा सीन चल रहा है मेरे सामने, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं वैसे बहुत टायर्ड था मैं, लेकिन फिर भी आपके साथ मैंने आज ये बैठकर वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू मंजरी जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।